हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज हम लेके आए हैं रीट एग्जाम 2025 पे। आज की अपनी जो चर्चा होगी वो इस रीट एग्जाम को लेकर होगी कि आखिर ये रीट एग्जाम क्या है और इसके क्लियर होने के बाद आप क्या कर सकते हो और किस प्रकार से ये पेपर आप क्लियर करके आप आगे की प्रोसेस को पूरा कर सकते हो। अब हम आज बात करने वाले हैं रीट एग्जाम को लेकर, जो कि 27 और 28 फरवरी को आयोजित हो रहा है। सरकार समय समय पर इस प्रकार की रीट परीक्षा आयोजित करवाती है। तो दोस्तों, हम इस बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे आखिर क्या है रीट एग्जाम और क्यों ये लिया जाता है और क्या क्या इसमें चीजें हैं और किस प्रकार से आप एक अच्छा पेपर देकर रीट पात्रता को क्लियर कर सकते हो। तो चलते अपन, ये जो रीट एग्जाम है, बेसिकली जो रीट एग्जाम है ये जो अपनी आरटीई एक्ट है, रीट एग्जाम जो है ये आरटीई राइट टू एजुकेशन 2009 जो एक्ट आया था 2009 के अंदर, राइट टू एजुकेशन, उस एजुकेशन पॉलिसी के तहत यानी उस नीति के तहत ये कहा गया कि जो प्रारंभिक शिक्षा होती है, जो भी प्रारंभिक शिक्षा होती है, उस प्रारंभिक शिक्षा में टीचर बनने के लिए एक पात्रता परीक्षा आयोजित की जानी होती है। दोस्तों, जब भी किसी भी स्टेट के अंदर या सेंट्रल लेवल पर कोई भी प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित अगर शिक्षकों की कोई भर्ती होती है तो उससे पहले एक पात्रता परीक्षा जिसका नाम राजस्थान के अंदर अपन स्टेट लेवल पे इसका नाम रीट पात्रता के नाम से इसको जाना जाता है, सेंट्रल लेवल पे यही सीटेट के नाम से जानी जाती है। दोस्तों, जो आरटीई 2009 है वो ये कहता है कि जब भी आप किसी प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित कोई अगर टीचर भर्ती करते हो तो उससे पहले आपको पात्रता परीक्षा करवानी होती है। और इसी प्रकार से प्रत्येक स्टेट रीट का एग्जाम करवाता है। राजस्थान के अंदर ये रीट के नाम से जानी जाती है और केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट में इसको सीटेट कहा जाता है। अब बात करते हैं कि इसका क्या प्रयोजन है और ये किस लिए होती है। तो दोस्तों, बात करते हैं रीट एग्जाम करवाने का उद्देश्य। इसका उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, इसका उद्देश्य ये है कि जो भी अभ्यर्थी शिक्षक बनना चाहता है और मुख्य रूप से वो तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती के रूप में अगर कोई शिक्षक बनना चाहता है तो उससे पहले एक पात्रता एग्जाम जो कि रीट के माध्यम से करवाया जाता है। पात्रता एग्जाम को एक बार के लिए पूरी तरीके से, ये हुआ तो बीजेपी गवर्नमेंट में था और उसके बाद में कांग्रेस काल में भी ये पात्रता एग्जाम बीच में नहीं हुआ था। 2018 से 22 के बीच में ये पात्रता एग्जाम नहीं हुआ था। पीछे 2022 की भर्ती थी, उसके रद्द होने के पश्चात ये वापस पात्रता वाला सिस्टम लाया गया है। अब इस पात्रता परीक्षा से होगा क्या? ये जो पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी तो इस पात्रता परीक्षा को पास करने वाले जो पास कर लेंगे इस एग्जाम को, वो अभ्यर्थी फिर एलिजिबल हो जाएंगे किसके लिए? तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती के लिए। किसके लिए होंगे? तृतीय श्रेणी जो अध्यापक भर्ती है, जो थर्ड ग्रेड की भर्ती है, तृतीय श्रेणी अध्यापक जो भर्ती होती है, उस अध्यापक भर्ती के लिए ये क्या हो जाएंगे? एलिजिबल हो जाएंगे। यानी ये जो पात्रता परीक्षा करवाई जा रही है इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो नई भर्ती आएगी, जो तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती आएगी, उसके अंदर पात्रता प्राप्त अभ्यर्थियों को उसमें शामिल किया जा सकेगा। अब इसका जो उद्देश्य अपन ने देखा कि ये तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती के लिए, लेकिन ये क्या हर वर्ष होती है या समय समय पर? तो सरकार इसको समय समय पर आयोजित करती है। और अभी जो रीट एग्जाम हो रहा है वो रीट एग्जाम 27 और 28 फरवरी को होने जा रहा है। 27 और 28 फरवरी को, यानी आज से लगभग एक सप्ताह बाद ये एग्जाम होने वाला है। तो अपन इस पे भी चर्चा करेंगे कि अब इस पेपर को किस प्रकार से पास किया जा सकता है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो बात यह है दोस्तों कि अभी जो रीट एग्जाम हो रहा है, इस रीट एग्जाम की अपन थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि अब इसके अंदर समय समय पर प्रावधान किए जाते हैं कि बेसिकली 60% का जो सिस्टम है वो रहता है कि 60% प्राप्त करने वाला विद्यार्थी इसके अंदर पात्रता उसकी पूर्ण मानी जाती है। लेकिन ये 60% जनरल के लिए तय किए जाते हैं। जनरल के अंदर ये जो पात्रता का पेपर होता है, जो रीट पात्रता का पेपर है, ये पेपर आपके पूरे 150 क्वेश्चन का होता है। 150 क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं, जिसका 60% होता है 90 क्वेश्चन अगर आप सही करते हो तो आपकी पात्रता क्लियर मानी जाती है जनरल सब्जेक्ट से। अब आप कैटेगरी वाइज हो तो उसको कम किया जा सकता है, जैसे ओबीसी की 83 है और उनकी बाकी जो कैटेगरी एससी एसटी है उनकी इससे भी कम है, तो उनके अंदर कुछ छूट भी दी जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो जनरल कैटेगरी के लिए 90 क्वेश्चन, 150 में से 90 क्वेश्चन अगर आप ले आते हो तो ये पात्रता आपकी क्लियर मानी जाएगी। अब इसकी बात आते हैं कि भाई जो एक बार हम पेपर दे देंगे तो इसकी वैधता क्या होगी? रीट एग्जाम हो रहा है, इसकी वैधता क्या होगी? तो दोस्तों, वैधता पहले समय समय पर सरकार इसका वैधता में बदलाव करती रहती है, इसकी वैलिडिटी आगे कम ज्यादा करती रहती है। वर्तमान में इसकी जो वैधता की गई है वो आजीवन की गई।
पिछले जो रीट एग्जाम हुआ था उसके बाद में इसकी वैधता को आजीवन कर दिया है। यानी रीट का जो एग्जाम कोई भी अभ्यर्थी अगर अपनी जिंदगी में एक बार इसको पास कर लेता है तो उसको दोबारा एग्जाम देने की जरूरत नहीं होगी। उसके बाद में वो आजीवन तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती के लिए क्या हो जाएगा, एलिजिबल यानी योग्य हो जाएगा। तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती के लिए वो क्या हो जाएगा, योग्य हो जाएगा। तो दोस्तों अब कुछ लोगों के मन में ये है कि हमारी जो पिछली रीट हुई थी 2023 के अंदर, उसके अंदर हमारी क्या हुआ, ये जो रीट है वो क्लियर हो रखी है। तो दोस्तों जिसकी क्लियर हो रखी है उसको वापस एग्जाम लेने की कहीं कतई भी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता उन लोगों को है जो पहली बार रीट का पेपर दे रहे हैं या फिर उनकी पहले से पात्रता क्लियर नहीं है। तो दोस्तों ये बात थी इसकी वैधता को लेकर, जो कि क्या कर दी गई, आजीवन कर दी गई। अगर आप एक बार अच्छे से एग्जाम देके इसको अगर आप पात्रता क्लियर कर लेते हो तो फिर आजीवन आप तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती के लिए क्या हो जाओगे, एलिजिबल हो जाओगे। अब बात करते हैं दोस्तों क्या रीट जो पात्रता होती है, क्या ये केवल तृतीय श्रेणी अध्यापक के लिए पात्रता है, तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती के लिए पात्र है, या फिर इसका और भी कोई उपयोग है? तो दोस्तों सेकंड ग्रेड और जो फर्स्ट ग्रेड भर्ती होती है उसके लिए रीट अनिवार्य नहीं होती है। उसके लिए दो पेपर होते हैं, एक फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट जो जीके और जीएस से संबंधित होता है, सेकंड सब्जेक्ट का होता है सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों में। ये रीट जो पात्रता करवाई जाती है ये मात्र और मात्र तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती के लिए होती है। अगर आपको तृतीय श्रेणी अध्यापक शिक्षक बनना है तो इसके लिए आपको रीट क्लियर होनी चाहिए। तो अब दोस्तों अब बात करेंगे कि इसके लिए अपन रणनीति कैसे बनाएं। अब 7 दिन बचे हैं, रणनीति कैसी हो, क्या करना चाहिए, रणनीति। बात करते हैं रणनीति की। अब रीट जो भर्ती हो, अब पात्रता हो रही है, इसको आसानी से पास कैसे कर ले, तो क्या रणनीति रहनी चाहिए। तो रणनीति की अपन बात कर लेते हैं कि जो रीट के अंदर आपकी रणनीति क्या रहनी चाहिए। देखो दोस्तों तैयारी आप सभी कर रहे होंगे और तैयारी के दौरान क्या होता है कि जो अंतिम समय आता है, एग्जाम का जो समय आता है, एग्जाम जो पास आता है तो आदमी थोड़ा थोड़ा डिप्रेस में जाने लगता है और वो सोचने लगता है कि अब मैंने पढ़ा है वही चीजें एग्जाम में आएगी, या मैं जो नहीं पढ़ पाया हूं वो चीजें आ जाएगी, या मेरा एग्जाम करेक्ट होगा नहीं हो पाएगा, मेरी पात्रता क्लियर होगी नहीं होगी, और व्यक्ति टेंशन में आ जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर ज्यादा कुछ करना नहीं होता। 60% अंक लाने होते हैं, 60% अंक से आपकी पात्रता क्लियर मानी जाती है, और अगर आप अलग कैटेगरी से हो तो और भी आपको छूट मिल जाती है। तो इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं होता। एक बार मैं इसमें चर्चा कर लेता हूँ। जो सिलेबस होता है उसके अंदर 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी का आते हैं, 2 लैंग्वेज आती है, 2 भाषा थी, भाषाएं। अब भाषाओं के अंदर आपने चूज किया होगा फॉर्म भरते हुए कौन सी फर्स्ट और सेकंड भाषा जो लैंग्वेज आपकी थी। हो सकता है किसी की इंग्लिश और हिंदी हो, किसी की हिंदी और संस्कृत हो, हाँ तो ऐसे किसी की उर्दू भी हो सकती है। तो 2 लैंग्वेज यानी 2 लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन तो साइकोलॉजी के हो गए। किसके हो गए, मनोविज्ञान के। तो मनोविज्ञान 30 क्वेश्चन मनोविज्ञान के आते हैं, और दोनों भाषाओं के 30 यानी आपने जो भी भाषा चूज की हो तो 30 क्वेश्चन मनोविज्ञान के, 30 एक भाषा के, दूसरी भाषा के 30, कुल मिलाकर 60। और उसके बाद में जो होता है आपका सब्जेक्ट, जो विषय होता है उस विषय के 60 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो ये जो है 150 क्वेश्चनों का ये जो पेपर होता है। अब आपको करना क्या है, ये जो भाषाएं होती है भाषाओं के अंदर, और जो सब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट के अंदर कुछ क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, शिक्षण विधियों से संबंधित पूछे जाते हैं। मैंने एक बार पहले भी शिक्षक भर्ती से संबंधित तैयारी के दौरान ये बताया था कि जब भी आप किसी शिक्षक भर्ती का एग्जाम देते हो या उसकी तैयारी करते हो तो आपको शिक्षण विधियां जरूर अवश्य पढ़नी होती है, क्योंकि शिक्षण विधियां ये आपको सिखाती है, विधियां जो होती है वो आपको सिखाती है कि बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाना है, बच्चे को आप किस प्रकार से समझ सकते हो। तो इसके लिए जरूरी है शिक्षण विधियों का पढ़ना, और एक सब्जेक्ट का जो टीचर होता है वो अपने सब्जेक्ट की शिक्षण विधियों को अच्छे से गहनता से जाने, इसके लिए शिक्षण विधियां भी शामिल की जाती है। और जो 2 लैंग्वेज होती है, 2 लैंग्वेज का उसको ज्ञान होना आवश्यक है। ये रीट पात्रता के अंदर 150 क्वेश्चन की बात होती है। अब दोस्तों आपको करना क्या, तो दोस्तों अब समय बचा बहुत ही कम, 7 दिन का मात्र समय बचा है, और इस समय के दौरान आप क्या कर सकते हो। तो देखो दोस्तों सबसे पहले तो आपको अब नया कुछ भी नहीं करना, यानी अब आपको जो पढ़ा है, जो पढ़ लिया है, जो पढ़ा है उसका क्या करना है, रिवीजन करना। क्या करना है, रिवीजन करना है, यानी आपको उसका बार बार क्या करना है, दौरान करना, जो चीजें आपने पढ़ ली है। हाँ दोस्तों इसके अंदर आप नया क्या कर सकते हो, तो आप टेस्ट दे सकते हो। इस दौरान क्या दे सकते हो, टेस्ट दे सकते हो। आप कोई मॉडल पेपर, जो कोई आपको मॉडल पेपर है तो आप उस मॉडल पेपर का सोल्व कर सकते हो, और बाकी आपको कुछ नई चीजें पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है। हाँ एक चीज मैं आपको बता देता हूं, इस दौरान आप पुराने जो पेपर है, जो पुराने रीट के पेपर में, पुराने पेपर जो है रीट के पेपर हो चाहे सीटेट के पेपर हो, वो पेपर आप क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो, उनको पढ़ सकते हो, उनको देख सकते हो कि किस प्रकार इसका पैटर्न क्या रहता है।
लगभग अगर आप पुराने पेपर देखोगे तो इसका पैटर्न आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब कुछ बच्चों का प्रश्न रहता है कि सर ये पुराने पेपर सारे हम लाए कहां से? तो मार्केट के अंदर ऐसी बहुत सारी बुकें हैं जो पुराने पेपरों से संबंधित होती है। आप कोई सी ऐसी बुक खरीद लीजिए जिसके अंदर पुराने पेपर हो और 5-7 दिन का जो समय बचा है उसके अंदर पुराने पेपर को देखिए, क्योंकि मेरा जो मानना है और मेरा जो अनुभव है उसमें अधिकांश क्वेश्चन आते हैं। अधिकांश मतलब जो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो रिपीट होते हैं, क्या होते हैं, बार बार वापस पूछे जाते हैं। तो पिछले जो एग्जाम में पूछे हैं जाते क्वेश्चन है, और वे मुख्य रूप से जो शिक्षण विद्या होती है, शिक्षण विद्या में तो बहुत सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। मनोविज्ञान में भी ऐसी चीजें होती है। तो आपको ये ध्यान रखना, पुराने पेपर अगर आप एक बार देख लोगे तो आपको इसमें निश्चित तौर पर क्या होने वाला है, फायदा होने वाला है। तो दोस्तों कुछ ऐसी बातें जिनका आपको ध्यान रखना है, एक तो आपने जो पढ़ा है उसका रिवीजन कीजिए, दूसरा टेस्ट दीजिए, मॉडल पेपर का सोल्व कीजिए, और जो पुराने पेपर है उसके देखिए और उसको पैटर्न को समझिए किस प्रकार से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों सबसे एक बात और बताता हूँ, जो अभ्यर्थी होता है ना, अभ्यर्थी के मन में सबसे ज्यादा वो एग्जाम के समय डिप्रेस में आने का कारण ये होता है वो ज्यादा सोचने लगता है। तो दोस्तों ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान काम है। बहुत अच्छे तरीके से आपने अगर अच्छी तैयारी की है तो आप अच्छे से पेपर देकर आप क्या कर सकते हो, इससे पात्रता को पास कर लोगे। ज्यादा सोचना करना नहीं है। हाँ दोस्तों एक बात ये है कि इस पात्रता परीक्षा के अंदर क्या नहीं होती, माइनस मार्किंग नहीं होती। ये जो पात्रता एग्जाम आपकी हो रहा है, पात्रता परीक्षा जो हो रही है, इसके अंदर आपके लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि इसके अंदर क्या नहीं होती, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो मार्किंग है नेगेटिव मार्किंग वो बिल्कुल भी नहीं होती। तो नेगेटिव मार्किंग का मतलब आप जब भी गलत क्वेश्चन करोगे तो उसका दूसरे क्वेश्चन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। आप कोई सी भी भर्ती एग्जाम देते हो तो अधिकतर भर्तियों के अंदर माइनस मार्किंग होती है, जो कि यहाँ आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। आपको मात्र 60% अंक लाने होते हैं और उसके अंदर भी आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो कि आपकी इस पात्रता को और आसान बना देता है। तो अब दोस्तों बात करनी है कि अब आगे आपको इस परीक्षा में किस प्रकार से बैठना है, कैसे आपको पेपर देना है। तो दोस्तों एक बात भी बता देता हूं कि अब जो सिस्टम है नए रूल के तहत अब 5 विकल्प दिए जाते हैं। कितने? 5 विकल्प। पूर्व में अगर किसी ने एग्जाम दिए होंगे तो पहले क्या आते थे, एक प्रश्न के 4 विकल्प आते थे। पहले कोई क्वेश्चन होता था, कोई भी क्वेश्चन होता था XYZ, तो उसके विकल्प जो होते थे वो 4 विकल्प हुआ करते थे, यानी 4 विकल्पों में से एक उपयुक्त विकल्प को चुनना होता था। लेकिन अब नए रूल के तहत 5 विकल्प कर दिए, और 5वां जो विकल्प है वो होता है कि आपको अनुत्तरित के लिए, यानी मैं इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना चाहता। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि इस परीक्षा के अंदर जो रीट की परीक्षा हो रही है, इसके अंदर आपको 5वां विकल्प भरने की कतई भी आवश्यकता नहीं है। अब आप कहोगे ऐसा क्यों, हम क्वेश्चन क्यों नहीं छोड़ सकते? तो दोस्तों माइनस मार्किंग इसके अंदर नहीं है। मैंने आपको बताया नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और जहां नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है वहां 5वां विकल्प आप क्यों भरना? क्योंकि 5वां विकल्प भरने का मतलब है आपने इस क्वेश्चन का कोई भी उत्तर नहीं दिया है। तो दोस्तों ये क्लियर कर देना है कि अपने माइंड में ये बिठा के जाना है कि मुझे 5वें विकल्प का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। अगर 5वें विकल्प का प्रयोग करते हो तो वो प्रश्न आपके लिए ऑटोमेटिक वैसे ही व्यर्थ चला जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो भी आप 4 विकल्प में से किसी का एक उत्तर देना होगा। अगर आप दोगे तो हो सकता है उसमें कुछ संभावना बने सही होने की, अगर गलत होगा तो भी आपके लिए ज्यादा कोई नुकसानदायक नहीं होगा। लेकिन जो 5वां विकल्प है जहां नेगेटिव मार्किंग होती है वहां पे ये ज्यादा प्रभावी साबित होता है, क्योंकि आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना चाहते तो आप 5वें विकल्प का क्या करते हो, प्रयोग करते हो। हाँ इसके अंदर एक रूल है, अगर आप लगातार 5वां विकल्प भी नहीं भरते हो और कुछ क्वेश्चन छोड़ देते हो, यानी आपने किसी भी घोड़े को नहीं भरा है और क्वेश्चन छोड़ दिया, तो वो आपके लिए घातक हो सकता है। आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि 5वां विकल्प जब से आया तो उसके अंदर ये प्रावधान है कि आप 10% से अधिक क्वेश्चन को अगर घोड़े नहीं भरते हो तो आप उसके लिए अपात्र घोषित हो जाते हो, उस परीक्षा के क्या हो जाते हो, अपात्र घोषित हो जाते हो। आप समय समय पर दोस्तों देखते होंगे जब भी कोई एग्जाम का भी वर्तमान में जो भर्तियां हुई है, चाहे RS3 का पेपर हो या और भी कोई भर्ती हुई हो, तो उसके अंदर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको अपात्र घोषित किया जाता है। जो PDF आती है जो पास होने वाली, उसके अंदर नीचे अपात्र अभ्यर्थियों की सूची आती है, क्योंकि वो 10% घोड़े पूर्ण नहीं भर पाते हैं, खुले छोड़ देते हैं, कुछ भी किसी भी क्वेश्चन का कुछ भी आंसर नहीं देते, इस कारण से वो अपात्र घोषित हो जाते हैं। तो नए नियमों का ध्यान ये रखना है, 5वां विकल्प दिया जरूर जाएगा, लेकिन आपको इसको बिल्कुल ही उपयोग में लेने की आवश्यकता नहीं है। इसका उपयोग मुख्य रूप से वहां होगा जहां क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी। तो 5वां विकल्प आपके लिए ज्यादा कोई प्रभावी नहीं है। तो दोस्तों आगे हम जो बात करेंगे वो ये करेंगे कि अब आपको पेपर देना कैसे है, किस प्रकार से आपको पेपर देना। तो देखो दोस्तों जब भी आप है ना एग्जाम हॉल के अंदर बैठो तो आपको एकदम शांत चित्त मन से होकर एग्जाम के अंदर बैठना होता है। एग्जाम के अंदर जब आप बैठ जाओ तो शांत चित्त मन से होकर आपको पेपर लेना, और पेपर लेकर
सबसे बड़ी बात होती है एग्जाम के दौरान वो होती है समय का ध्यान रखना, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन जो होंगे वो 150 होंगे और समय आपके पास 3 घंटे का समय मिलेगा। इस समय का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना। तो पहली बात है आपको समय का ध्यान रखना, समय के लिए ये जरूरी है। अब आजकल ज्यादा समय की ध्यान रखने की इसलिए भी आवश्यकता नहीं होती क्योंकि आप जिस एग्जाम हॉल में, जिस परीक्षा कक्ष के अंदर आप बैठोगे उसके अंदर पहले से वॉच यानी घड़ी लगी हुई होती है, तो आपको पता रहता है, आप अपडेट होते रहते हो कि क्या समय चल रहा है और कितने मेरे क्वेश्चन बाकी है और कितने मुझे करने हैं। देखो क्या होता था दोस्तों, पहले 2022 का एग्जाम जो मैंने रीट का एग्जाम दिया था उसमें ऐसा था कि उस रूम के अंदर वॉच नहीं थी, घड़ी भी नहीं थी। तो दोस्तों उस दौरान क्या होती है, थोड़ी तकलीफ होती है, दिक्कत आती है, क्योंकि हमें समय का समझ भी नहीं पाते हैं, अंदाज भी नहीं लगा पाते हैं कि अब हमें कितना समय और बच रहा है और कितने क्वेश्चन करने हैं। और इस दौरान मेरे खुद के साथ ऐसी चोट हो गई थी और 6 क्वेश्चन मेरे उस टाइम में छूट गए थे, जो कि वो भर्ती बाद में रद्द हो गई थी। हालांकि ये मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो सकता था उस टाइम अगर वो भर्ती होती, तो क्योंकि समय का थोड़ा ध्यान रखना होता है, तो इसलिए आजकल व्यवस्था भी रहती है, परीक्षा कक्ष में आजकल वॉच लगी भी रहती है, तो आप उसको समय समय पर देखते रहिए और उसके अकॉर्डिंग अपने पेपर को कीजिए। समय बहुत ही जरूरी है, समय का ध्यान रखना, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन छोड़ देते हो तो इसके अंदर पहले वैसे ही पीछे चले जाते हो। पीछे चलने का कारण यही होता है कि क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो अगर आप 6-7 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आपके छूट जाते हैं और अगर आप उसको नहीं भी आ रहे, अगर आप उसको तुक्का लगा के भी करते हो तो 2-4 क्वेश्चन उसमें सही होने की संभावना भी बनी रहती है। तो दोस्तों आपको विशेष रूप से जब भी आप परीक्षा हॉल में बैठो तो समय का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। समय का ध्यान रखते हुए आपको पेपर देना है और शांत चित्त मन से देना है। आपको ज्यादा सोचना नहीं है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। आराम से अगर आप अच्छे से, अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आपने अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से आपने टेस्ट दिए, अच्छे से आपने सब कुछ किया है, तो आप निश्चित रूप से इस परीक्षा के लिए आप क्या हो जाओगे, पात्र हो जाओगे। और जब आप पात्र हो जाओगे तो अगला जो आपका पड़ाव होगा वो तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती होगा और आप इसके लिए एंट्री मार चुके होंगे। फिर आप आराम से तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती के लिए क्या हो जाओगे, एलिजिबल हो जाओगे। तो दोस्तों ये जो पूरी जानकारी मैंने बताई है वो इस रीट पात्रता के संबंध में बताइए। दोस्तों अगर ये जानकारी आपके लिए, आपको अच्छी लगे और आपको लगे कि वास्तव में ये हमारे लिए काम आने वाली चीज है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ ना केवल आपको एग्जाम से संबंधित जानकारी दी जाएगी बल्कि यहाँ पे स्टडी भी करवाई जाएगी और समय समय पे ऐसे वीडियो अपलोड किए जाएंगे जो आपके जीवन के लिए क्या होंगे, महत्वपूर्ण होंगे। आगे जो अब तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती आ रही है उसके संबंध में यहाँ पे बहुत सारी वीडियो लेके आऊंगा और एक एक टॉपिक को करके बड़े विस्तार से समझाने का प्रयास करूंगा। तो सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस वीडियो के साथ जुड़े, आपने ये वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।